नाइट्रोजन फैमिली में हम लोग अब एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है फॉस्फोरस के हलाइड्स। तो अगर हम फॉस्फोरस हलाइड्स को लेकर बात करें तो जो फॉस्फोरस की वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में भी 3 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो अगर वो p ब्लॉक के यूज़ करता है तो 3 है और यदि वो s और p दोनों यूज़ करता है तो 5 है। उसी बेसिस पे हमको 2 तरह के हलाइड्स देखने के मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज ट्राइहलाइड्स जिसमें वो p ब्लॉक के 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा होगा एंड द नेक्स्ट वन इज पेंटाहलाइड जिसमें वो s और p दोनों के इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहा होगा। अगर आप x के रिगार्डिंग बात करें तो उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सभी कंपाउंड बनाते नज़र आते हैं। मगर यदि यहाँ बात करें तो यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है मगर आयोडीन नहीं है। ये एक सवाल बनता है कि Pi5 नेचर में नहीं पाया जाता। रीजंस हम लोग बेसिकली ये दे सकते हैं, जिसमें पहला रीज़न तो ये बोला जाता है कि आयोडीन इज़ वेरी बल्की इन साइज और एक फॉस्फोरस के आसपास 4 आयोडीन सस्टेन नहीं कर पाते, इसलिए वो टूट जाता है इमीडिएटली और Pi5 से Pi3 बन जाता है। एक और रीज़न जो दिया जा सकता है वो ये दिया जा सकता है जिसमें आपको थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा कि आयोडाइड आयन इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप जो Pi5 की बात कर रहे हैं उसमें 2 आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं एंड चेंज द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +5 to +3। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि Pi5 क्यों नहीं मिलता है। Pi5 2 वजह बता सकते हैं, आयोडीन की बल्कि साइज जिसकी वजह से वो सस्टेन नहीं कर पाते 5-5 बड़े बड़े आयोडीन, और दूसरी वजह जो है वो ये है कि आयोडाइड आयन जो होता है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से +3 कर देता है। अब हम फॉस्फोरस के ट्राइक्लोराइड के साथ स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये 2 कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। वन इज PCl3 एंड द सेकेंड वन इज PCl5। चलिए PCl3 के साथ स्टार्ट करते हैं। और PCl3 में पहला है प्रिपरेशन की बात, इसे बनाया कैसे जाता है, द प्रिपरेशन। और अगर प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बात करें, पहली बहुत ही आसान तरीका, अब वाइट फॉस्फोरस लीजिए P4 और ये जो वाइट फॉस्फोरस है इसको क्लोरीन प्रोवाइड कीजिए। ये हमें ध्यान रखना कि क्लोरीन की क्वांटिटी लिमिटेड होना चाहिए क्योंकि ये जो 2 कंपाउंड हैं दोनों ही इस तरीके से बन सकते हैं। डिपेंड आपने क्लोरीन लिमिटेड दिया है कि क्लोरीन आपने एक्सेस दिया। लिमिटेड में ये बनेगा और एक्सेस में ये बनेगा। तो अगर आप लिमिटेड क्लोरीन देते हैं तो आपको मिलेगा PCl3 और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दिया कि आपके पास फॉस्फोरस के 4 एटम हैं और ऐसा करने पे मुझे यहाँ पर राइट साइड में 12 क्लोरीन एटम नज़र आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक तरीका तो ये है जिसमें फॉस्फोरस को आप लिमिटेड क्लोरीन से रिएक्ट कराकर PCl3 बना सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो है थायोनाइल क्लोराइड का यूज़ करना। SOCl2 इज कॉल्ड थायोनाइल क्लोराइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसने पढ़ी, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, अल्कोहल्स, उन्होंने इस कंपाउंड के बारे में ज़रूर सुना होगा। चाहे तो मैं एक रिएक्शन का नाम याद दिलाती हूँ, डार्जन रिएक्शन जिसमें ये यूज़ होता है। तो नेक्स्ट सब्सटेंस इज थायोनाइल क्लोराइड। जब इस थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, इसका एक बाय प्रोडक्ट होता है SO2। तो जब इसका बाय प्रोडक्ट SO2 बनाऊंगी और साथ में PCl3 बनाऊंगी तो सबसे पहले मैं PCl3 बना देती हूँ, PCl3। तो जब मैंने PCl3 बनाया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फॉस्फोरस के सारे एटम यूज़ हो चुके हैं और यहाँ पे आपके राइट साइड में 12 क्लोरीन एटम नज़र आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर 16, मतलब अभी 4 क्लोरीन एटम आपके पास में एक्स्ट्रा हैं। जहाँ तक SOCl2 जिसे मैंने कहा थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, इसका अक्सर जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो SO2 गैस निकलता है। तो चलिए पहले SO2 गैस रिलीज़ करवाते हैं। और अगर मैंने SO2 गैस के 4 मोल रिलीज़ कराए हैं जबकि मेरे पास में यहाँ पे 8 मोल हैं, तो डेफिनेटली 8 में से सिर्फ 4 ही सल्फर यूज़ हुए हैं, अभी 4 सल्फर बचे हुए हैं। ऑक्सीजन जहाँ तक देखें तो डेफिनेटली जो 4 SO बचे होंगे, आपने 8 में से 4 यूज़ किए, तो 4 जो यूज़ किए हैं बच्चे हैं उसमें से 4 सल्फर बचे हैं और 4 ऑक्सीजन मिलेंगे आपको। तो 4 और यह टोटल 8,
या मैं आपको सिंपल में बोलूँ तो आप देखिए यहाँ कितने ऑक्सीजन है 8 और यहाँ कितने ऑक्सीजन है 8, तो 4 2 8 ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। सल्फर की भी बारी है, तो यहाँ पर H2Cl2 एक सब्सटेंस बनता है। तो ये क्लोरीन जो बचे थे वो भी बैलेंस हो गए, आप देख रहे हैं 16 थे, 12 यूज़ किए थे, 4 क्लोरीन बैलेंस हो गए, यहाँ के जो 4 सल्फर बच रहे थे वो बैलेंस हो गए। तो ओवरऑल ये 2 तरीके हैं जिससे आप PCl3 बना सकते हैं। पहला वाइट फॉस्फोरस को लिमिटेड क्लोरीन प्रोवाइड करके, और सेकेंड उसको SOCl2 से रिएक्शन कराकर। प्रिपरेशन के बाद में अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो इसके स्ट्रक्चर में आप पाएंगे ये पिरामिडल शेप का है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये रहे 3 क्लोरीन के एटम, और क्योंकि ये 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर कैरी कर रहा है तो ओवरऑल हुए 4, तो 4 के हिसाब से आपका जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको 2 चीज़ें और याद रखना है। अगर मैंने फॉस्फेन की बात की थी तो वहाँ 93.6 डिग्री था, जबकि यहाँ 100.4 ये एंगल है जो पहले से ज़्यादा। इसकी वजह है क्लोरीन का बल्कि साइज, और आप जानते हैं क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। आप कंपेयर कीजिए, अगर यहाँ हाइड्रोजन होते हैं इसकी जगह तो साइज में छोटे होते, वो कोई लोन पेयर कैरी नहीं कर रहे होते, जिससे कोई रिपल्शन क्रिएट नहीं होगा, जबकि यहाँ पे ये 3 लोन पेयर रिपल्शन क्रिएट करेगी, साइज में भी बढ़े, और रिपल्शन जब इनको एक दूसरे से दूर करेगा तो एंगल बढ़ जाएगा। बॉन्ड लेंथ भी नॉर्मल से बड़ी होती है, वजह वही क्लोरीन की बड़ी साइज, एंगल बड़ा है और PHC से बॉन्ड लेंथ भी बड़ी, वजह क्लोरीन की लंबी बड़ी साइज और क्लोरीन में प्रेजेंट लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है। अगर मैं इसकी फिजिकल स्टेट की बात करूं तो फिजिकल स्टेट में आप याद रखते हैं इट इज कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड। ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आपकी PCl5 जिसकी बात करेंगे वो येलोइश क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो दे आर डिफरेंस इन द फिजिकल स्टेट। PCl3 इज अ लिक्विड स्टेट एंड PCl5 इज अ सॉलिड स्टेट। तो कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड, और ये जो कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड है इसमें से मॉइस्चर के प्रेजेंस में आते ही फ्यूम्स निकलते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने जहाँ तक पढ़ा उसमें मैंने आपको PI5 नेचर में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता उसको लेकर बात की मैंने आपसे कि उस पर सवाल अक्सर पूछते हैं कि PI5 नेचर में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। दोबारा सुन लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा उसका आंसर। वापस एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो लिख रही हूँ, इट प्रोड्यूस फ्यूम्स इन मॉइस्चर। मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये फ्यूम प्रोड्यूस करता है। इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और अब हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो हम इसके रीज़न देखेंगे कि क्यों मॉइस्चर के प्रेजेंस में इसमें से फ्यूम्स निकाली देती हैं। तो चलिए, अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी ने ओवर कर दी, दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो हम केमिकल प्रॉपर्टी पर वापस तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये बात कर रहे हैं कि क्यों जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो इसमें से फ्यूम्स निकलने लग जाती है। इसकी वजह है PCl3 से एक एसिड का बनना, दैट इज H3PO3। इसे हम ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड के नाम से जानते हैं। जब हम लास्ट में ऑक्सी एसिड डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस के तो भी हमें देखने के लिए इस ऑक्सी एसिड को मिलेगा। तो एक और चीज़ है जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव वाइज बोलना चाहती हूँ। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको पूरी थ्योरी बतानी पड़ेगी, मगर ऑब्जेक्टिव वाइज में जितने ऑक्सी एसिड्स हैं उसमें आपको एक सेलेक्ट करने के लिए मिलता है कि व्हेन PCl3 कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर इट फॉर्म विच एसिड। आप ऑक्सीडेशन स्टेट मैच करके पहचान सकते हैं कि कौन सा एसिड बना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फ़र्क नहीं आता। तो अगर मैं बात करूँ शुरुआत प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर के साथ में, मैं यहाँ पे एक मार्क भी लगा देती हूँ बताने के लिए कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर में अगर आप देखें PCl3 जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है, और अगर मैं उसमें वाटर मिलाऊँ तो एक एसिड बनता है दैट इज H3PO3। और साथ में आप देख रहे हैं कि अगर ये एसिड बनाए तो 3 क्लोरीन भी हाइड्रोजन के साथ में निकलते हैं। एक्चुअली 3 HCl निकले, कुल मिला के मुझे 6 हाइड्रोजन एटम की रिक्वायरमेंट है
मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप देख सकते हैं कि PCl3 जब मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है तो इससे H3PO3 और HCl निकलता है। तो ये जो HCl है ये फ्यूम्स के फॉर्म में ऊपर निकलता है, जिसके कारण ये एसिड जब आपको मॉइस्चर में रखा मिलेगा तो इसमें से फ्यूम्स निकलती मिलेगी। तो पूछा किसकी फ्यूम्स, आप कहेंगे HCl की फ्यूम्स है। साथ में कौन बना, H3PO3। इंपॉर्टेंट आंसर ये है, फ्यूम्स इसकी बनती है। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 3 है तो यहाँ भी +3 है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में चूज़ करने के लिए आए तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सा एसिड बना हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब अगले अपन बाकी सब्सटेंस की बात करते हैं, कुछ और चीज़ों से इसकी रिएक्शन कराते हैं। कुछ और चीज़ों में जो नेक्स्ट चीज़ मैं दिखा रही हूँ वो बहुत आसान सी रिएक्शन है, आप देखिएगा। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, सल्फर, इस तरह के सब्सटेंसेस जब है उसके साथ में जब वो रिएक्शन करता है। क्लोरीन वी कैन टेक क्लोरीन ऑल्सो। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो 3 सब्सटेंस है ये नॉन मेटलिक नेचर के हैं। दे हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर मतलब क्या, दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। तो ये जो फॉस्फोरस है जो फिलहाल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिसकी वजह हमने देखी कि इसने सिर्फ P के इलेक्ट्रॉन यूज़ किए हैं, पर इसके पास में S में भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। और अगर ऐसा सब्सटेंस जिसके पास S में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के वो कांटेक्ट में आएगा तो डेफिनेटली उसके इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। कितने खींच पाएंगे, 2 और खींच पाएंगे, जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसकी +3 से +5 हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अपन। अगर मैंने लिया PCl3 एंड दे सेट टू रिएक्ट विद द क्लोरीन, मुझे ध्यान आया क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिलहाल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक एक्सटेंड कर सकता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चे 2 इसको दे देगा। एंड जस्ट अ सिंपल एडिशन रिएक्शन, ऐसे देखें तो आप, तो इट बिकम PCl5। लॉजिकली रिलेट कर सकते हैं, क्लोरीन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन जो और बचे तो उसने खींच लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज फ्रॉम +3 to +5। सेम थिंग हैपन विद द ऑक्सीडेंट सल्फर। लेट्स सी, अगर मैं इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराती हूँ तो भाई इसकी जो रिएक्शन में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। आपको पता है कि ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है, तो एक ऑक्सीजन को जोड़ना पड़ेगा +5 के लिए, क्योंकि ऑलरेडी +3 है। तो ये बन जाएगा POCl3 इज वन ऑफ द कंपाउंड जनरली ऑब्जर्व विद द PCl3 एंड PCl5। आप देखेंगे बार बार ही दिखता है आप लोगों को। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +3 चेंजेस टू +5। अब एक ही ऑक्सीजन आपने यूज़ किया जबकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपली अगेन वही बात होंगी, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचना, उसने इसके इलेक्ट्रॉन खींच के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +5 कर दी। सल्फर भी सेम काम करेगा, देखिएगा। ये रहा मैंने PCl3। आपको पता है, आपने सबने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा कि द ऑक्सीजन विल बी रिप्लेस्ड बाय सल्फर, तो इसका नाम है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। द नेम इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और अगर मैं यहाँ सल्फर लेके आऊँगी तो आपने पढ़ा है अल्कोहल जो है थायो अल्कोहल हो जाता है, इथर थायो इथर हो जाता है, वैसे यहाँ पर थायो वर्ड आ जाएगा तो हो जाएगा फॉस्फोरस थायोक्लोराइड। तो यहाँ पर मैंने सल्फर के साथ रिएक्शन कराई, जो हो गया PsCl3 और जाएगा फॉस्फोरस थायोक्लोराइड। अब आगे हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं। फॉस्फोरस हलाइड में जो नेक्स्ट अपन केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करें तो उसमें अगर तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूँ, मैं केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रही हूँ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की। तो उसमें तीसरी प्रॉपर्टी जो आएगी वो आएगी रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, थोड़ा सा अनयूजुअल प्रॉपर्टी लग रही है। और इस तरह के सब्सटेंस जब एक्सपेक्टेड नहीं करते कि रिएक्शन होगी और हो रही है, उसका खास ध्यान रखना होता है कि हाँ PCl3 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, मैंने इस तरह इस सल्फ्यूरिक एसिड को लिख रखा है और इसकी रिएक्शन में करा PCl3 के साथ। इस रिएक्शन में सबसे पहले OH जो है उसको रिप्लेस कराऊंगी क्लोरीन के साथ में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिर्फ एक ही OH क्लोरीन से रिप्लेस हो रहा है, जबकि PCl5 की जब रिएक्शन कराऊंगी दैट कंपाउंड हैविंग द एक्सेस क्लोरीन एंड दैट एलिमिनेट बोथ द OH एट अ टाइम, बट ये एक ही एलिमिनेट करेगा। और अगर आप देखिए तो मैं एक ही मॉलिक्यूल में एलिमिनेशन करा रही हूँ, मतलब एक मॉलिक्यूल अभी भी है। तो अगर एक मॉलिक्यूल अभी भी है
और जो एक मॉलिक्यूल बचा है, 2 थे, एक ही यूज़ किया, एक बचा, उसका SO2 गैस में बाहर रिलीज़ करा रही हूँ। मैंने पहले भी कहा है आपसे, जनरली द कंपाउंड हैविंग सल्फर एंड ऑक्सीजन दे ट्राई टू रिलीज द SO2। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप रिएक्शन के बीच की सिमिलरिटी चेक कर लें, कई बार अगर आप प्रोडक्ट देखते हैं कि इस तरह के कंपाउंड में इस तरह की चीज़ें अक्सर निकलती हैं, आप गैस भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा जब भी ऐसा सल्फर और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलती है, SO2 गैस प्रिडोमिनेटली निकलती दिखती है, तो यहाँ भी दिख रही है। तो जब SO2 गैस यहाँ से निकली, तो अगर मैं इसके पहले वाले मॉलिक्यूल की बात करूँ जिसका आप OH रिप्लेस करा सकें, तो उसका एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन आपके पास में अवेलेबल है, साथ में इसका एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, आप काउंट कर पाएँ तो 2 ऑक्सीजन, और ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल का और एक और ऑक्सीजन और एक और हाइड्रोजन, तो कुल मिला के मेरे पास 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। चेक कर लें, आप कैलकुलेट कर लें। अब मैं इस तरह बताऊँ आपको कि PCl3 में से आपने एक क्लोरीन यूज़ किया, 2 क्लोरीन बचे आपके पास में, और साथ में आपके पास 3 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। तो मैं आउट ऑफ 3 2 हाइड्रोजन को तो क्लोरीन के साथ HCl गैस निकालने में यूज़ कर रही हूँ। यूज़ किया था सल्फ्यूरिक एसिड, निकला कौन सा एसिड है, HCl एसिड। अब मेरे पास में एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये फॉस्फोरस बचा है और ऑक्सीजन बचा है, और तीनों मिलके बना देंगे मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इंटरेस्टिंग रिएक्शन। सल्फ्यूरिक एसिड खुद रिएक्ट करके 2 ऑक्सी एसिड्स बना रहा है, एक ऑक्सी एसिड बना रहा है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और एक मिनरल एसिड बना रहा है HCl। दिस इज द रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट वन, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो इसके रिड्यूसिंग नेचर को शो कर रही है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अगर मैं इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के एग्जांपल दूँ तो दीज रिएक्शंस आर वेरी सिंपल। इफ इट इज एक्ट लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। फिलहाल ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है बिकॉज इट्स कैरिंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इट कैन स्टिल लूज 2 more इलेक्ट्रॉन and can change its oxidation state from +3 to +5. Let's see the reactions. Start from the first one. If I am reacting the PCl3 with SO3, again I am repeating my question. If you remember, this compound generally having sulfur and oxidants that tends to remove the gas called SO2. सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है कि जो SO3 है वो SO2 गैस रिलीज करेगा। क्या बचा, एक ऑक्सीजन बच गया। वो ऑक्सीजन अगर PCl3 को मिल जाए बनेगा POCl3। रिमेंबर अभी हमने एक ऑक्सी एसिड पढ़ा था POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। आपको मैंने उस वक्त भी कहा था इट्स वेरी कॉमन सब्सटेंस दैट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रिएक्शंस ऑफ PCl3 एंड PCl5। और ये भी आप लोगों ने कहा था कि केमिस्ट्री की इतनी सारी रिएक्शंस में अगर कुछ चीज़ें आप नोटिस कर लें, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर लें कि यार अक्सर इन चीज़ों के साथ में ये चीज़ बनती दिखाई देती है, तो हमारे लिए कई रिएक्शन अगर अननोन सामने आ भी जाए तो हम कई बार सामने गेस कर सकते हैं कि बना क्या है। वैसे मैं आपसे कह रही हूँ, इसको मैंने ऑक्सीजन POCl3 हमारे लिए अननोन सब्सटेंस नहीं है। अभी हमने बात की सल्फर ऑक्सीजन जब अक्सर साथ दिखते हैं तो SO2 गैस रिलीज होते दिखती है, तो ये बन जाएगा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 और साथ में निकला SO2 गैस। अगला, अगर आप याद करें तो हमने भी एक सब्सटेंस पढ़ा था दैट इज SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, और अभी आप याद करें तो मैंने इस PCl3 की रिएक्शन अलग से सल्फर से कराई थी, अलग से ऑक्सीजन से कराई थी, अलग से क्लोरीन से कराई थी। तो सेम रिएक्शन वहाँ भी बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या में से क्या हुई थी, +3 से +5 हो गई थी। यहाँ भी हम वही बात करें, +3 से +5 होना। बस बात ये है इससे पहले वाली रिएक्शन में सल्फर अलग से आकर रिएक्ट करा था, ऑक्सीजन अलग से आकर रिएक्ट करा था, क्लोरीन अलग से आकर रिएक्ट करा था, पर यहाँ ये अब अलग अलग रिएक्ट नहीं करके एक साथ है पर 3 कंपाउंड बनाएंगे। एक बनेगा PSCl3 फॉस्फोरस थायोक्लोराइड, एक बनेगा POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और एक बन जाएगा PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। और आपको यहाँ पर इन 3 प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 मॉलिक्यूल लगेंगे +3, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज फ्रॉम +5। और आप अगर देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी है, इसका मतलब कि इसने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो किया। ठीक है, नाउ मूविंग टू 6। अगर मैं यहाँ बात करूँ PCl3 की, और यदि मैं उसकी रिएक्शन कराऊँ किसी दूसरे सब्सटेंस लाइक SO2Cl2, ये हमारे सामने आया, इसको थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं इसको। तो अगर आप याद करें यदि इसकी रिएक्शन इंडिविजुअली कराऊँ एक एक करके, तो आप मुझे बताइए क्या क्या बन सकता है। एक सल्फर जा सकता है, एक ऑक्सीजन से रिएक्शन हो सकती है, इसके क्लोरीन से रिएक्शन हो सकती है, या फिर मैं अगर इसके SO2 गैस रिलीज कराऊँ जो जनरली इनकी टेंडेंसी होती है, तो अगर मैं ये सब्सटेंस इसको ले दूँ तो ये बन जाएगा PCl5 और साथ में आपकी गैस रिलीज हो जाएगी SO2 गैस।
एक और सब्सटेंस है जो मैं लेना चाहती हूँ यहाँ पे, जो इसका रिड्यूसिंग नेचर दिखाएगा, दैट PCl3 इज रिएक्टिंग विथ H2Cl2, याद करें सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन की थी। मैं यहाँ पर इसके 3 मॉलिक्यूल ले रही हूँ, 2 मॉलिक्यूल जो है मिलकर फॉस्फोरस थायोक्लोराइड बनाएंगे और एक जो है वो PCl5 बनाएगा। तो ये हो गई ये रिएक्शन जिसमें हमने देखी इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बिकॉज चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +3 to +5 and that is showing that along with the p subshell electron it can also use the s subshell electron and it can behave like a reducing agent, relatively a strong reducing agent. Now we are moving to next reaction, the reaction with Grignard reagent. हाँ जी, ये रिएक्शन Grignard reagent के साथ भी रिएक्शन करता है और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन नाम का एक सब्सटेंस बनाता है जो बच्चे अच्छे से जानते होंगे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी है। तो रिएक्शन विद Grignard reagent, रिएक्शन विद Grignard reagent में मैं ले रही हूँ PCl3, रिएक्शन करा रही हूँ C6H5 MgCl, 3 मॉलिक्यूल मैंने इसको लिए, हर एक को क्लोरीन मिलेगा। ये 3 बेंजीन इससे रिएक्ट करके बनाएंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन C6H5 होल थ्राइस P और साथ में बनेगा 3 मोल्स ऑफ MgCl। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन पे जाऊँ तो ये जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल। फॉस्फोर एक नॉन मेटलिक नेचर का सब्सटेंस है, वो टेंड करता है, वो कोशिश करता है इसके साथ में रिएक्शन करने की। रिएक्शन विद मेटल, तो अगर मैं सिल्वर के साथ रिएक्शन कराऊँ तो मुझे कुछ ऐसी रिएक्शन दिखाई देती है कि मेरे द्वारा लिया गया सिल्वर इस फॉस्फोरस से भी रिएक्शन करता दिखता फ्लोरीन से भी। सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, फॉस्फोरस की 3 होती है, तो इसमें Ag3P बनेगा और यदि क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं तो 3 क्लोरीन के साथ AgCl मिलेगा। मतलब कुल मिला के मुझे 6 एटम लगेंगे सिल्वर के, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यदि मैं जिंक से रिएक्शन कराऊँ इसकी तो ये अपने क्लोरीन इसको देके जिंक क्लोराइड बना देता है और खुद वाइट फॉस्फोरस के रूप में अलग हो जाता है। तो यहाँ पर 12 आपके पास क्लोरीन है, तो यहाँ पर आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज रिएक्शन विद मेटल। लास्ट रिएक्शन, द काइंड ऑफ एप्लीकेशन वी कैन से, ये क्लोरीनेटिंग रिएजेंट के रूप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने अगर पढ़ी है, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ा है, आपने अल्कोहल पढ़ा है, तो आपने रिएक्शन डेफिनेटली देखी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपरेशन, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपरेशन को देखूँ तो अगर मैं लेती हूँ C6H5OH तो ये रिप्लेस कर देगा PCl3 के साथ, इसके रिएक्शन करेंगे, OH की जगह Cl लग जाएगा, दैट इज C6H5Cl। ये अक्सर H3PO3 बनाता है, तो मतलब 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो H3PO3 बन गया। इसके अलावा अगर आप एसिड से रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो भी ये रिएक्शन करता है। इसमें भी आपको 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो ये 3 मॉलिक्यूल इट बिकम CH3 COCl और 3 क्लोरीन है तो बना 3H3PO3। और अगर मैं एक और कंपाउंड बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड SO2OH इसको ऐसे लिखूँगी, SO3H होता है। अगेन इसकी रिएक्शन PCl5 से करेंगे, PCl3 से करेंगे, 3 मॉलिक्यूल लगेंगे इसके लिए। सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन आप देख सकते हैं जिसमें हर जगह OH जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो, तो ये हो जाएगा 3C6H5SO2Cl प्लस H3PO। काफ़ी कनेक्शन इस H3PO3 का PCl3 के साथ में आप देखें तो लगातार ये रिलीज हो रहा है इन सम ऑफ द वे। तो दीज आर द chemical properties, physical properties, structure of the phosphorus trichloride। जो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड।
द फॉर्मूला इज PCl5। जैसे कि हमेशा स्टार्ट करते हैं, हम इसके बनाने के तरीके से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो जो स्टार्टिंग है, मैं बात करूंगी कि वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन यदि एक्सेस क्लोरीन के साथ करें, जैसे हमने इससे पहले लिमिटेड क्लोरीन लिया था, अब इस बार एक्सेस क्लोरीन ले रहे हैं, तो बन जाएगा PCl5। और यहाँ पर 4 मेरे पास फॉस्फोरस के एटम है। अगर मैं उस हिसाब से बैलेंस करूँ तो यहाँ पर मुझे अगर 10 क्लोरीन की मॉलिक्यूल दे दिए जाए इन टर्म्स ऑफ एक्सेस तो PCl5 बन जाएगा। एक और रिएक्शन जो हमने अभी कराई थी कि अगर PCl3 जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिलहाल +3 है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई जाए इट बिकम PCl5। उसी तरह भी हमने एक सब्सटेंस लिया था थायोनाइल क्लोराइड के साथ SO2Cl2, सल्फ्यूराइल क्लोराइड कहते हैं, आप उसके साथ भी P4 की रिएक्शन करा के उसे बना सकते हैं। किस तरह? तो ये रहा SO2Cl2, फिर वही बात SO2 गैस निकल जाएगी और क्लोरीन इसको मिल जाएगा। तो अगर मैं क्लोरीन की रिएक्शन इससे कराऊँ इट बिकम 4 PCl5। तो आपको 20 चाहिए, 10 मॉलिक्यूल्स लिए मैंने यहाँ पर, तो 10 SO2 के। आपने अगेन नोटिस किया कि SO2 अक्सर टेंडेंसी अगर है तो निकलने की, तो वो अगर है अवेलेबल तो उसकी टेंडेंसी होती है निकलने की। इस चीज़ को ऑब्जर्व करके हम रिएक्शन याद रख सकते हैं। तो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PCl5। अब जहाँ तक इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम यदि, तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ खासियत है, इम्पोर्टेंस है। देखिए वो क्या है, ये जो है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन कैरी करता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इसका जो शेप होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप कैरी कर रहा है, और इसमें यह 90 डिग्री एंगल है और यहाँ पे 120 डिग्री एंगल है। तो इस तरह दो एंगल हैं, 90 डिग्री और 120 डिग्री, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये कि ये जो 3 बॉन्ड हैं, इन्हें जो है इन 2 बॉन्ड को एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है, इनको इक्विटोरियल बॉन्ड कहा जाता है। तो ये तीनों बॉन्ड सिमिलर हैं, इक्विटोरियल, और ये जो 2 बॉन्ड है वो आइडेंटिकल है, विच इज कॉल्ड एक्सियल। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि दीज 5 बॉन्ड्स आर नॉट आइडेंटिकल, और ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं है, और इस बात पे बार बार सवाल उठता है कि ये 5 बॉन्ड आइडेंटिकल है कि नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो 3 इक्विटोरियल बॉन्ड है वो इस एक्सियल बॉन्ड को रिपेल करते हैं। रिपल्शन करने से होता ये है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ऊपर और नीचे, वो नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से थोड़ी लंबी हो जाती है, और नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से जब वो लंबी हो जाती है तो इट बिकम वीक, और इस वीक होने के कारण होता यह है कि PCl5 आसानी से डिसोशिएट हो जाता है PCl3+Cl2। अक्सर ये बिहेवियर अपर लाइन एलिमेंट्स में नहीं देखा जाता, ये बात नोटिस कीजिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपने पढ़ा है, जिसमें आपने कहा लास्ट एलिमेंट हैविंग अ टेंडेंसी टू चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम हायर टू लोअर। The phosphorus is not the last element, it's a third period element, and these elements generally do not carry the tendency to sustain in the lower oxidation state, but ये ऐसा दिखा रहा है। वजह ये है कि ये जो 3 बॉन्ड मिलकर इसे रिपेल कर रहे हैं, उस रिपल्शन से बॉन्ड लेंथ लंबी हो रही है, वीक हो रही है, जिससे बॉन्ड वीक हो रहा है। मैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा दोहरा रही हूँ, याद रखिएगा अच्छे से। पहली चीज़, ये 5 बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं है, 3 बॉन्ड इक्विटोरियल आइडेंटिकल है और 2 एक्सियल आइडेंटिकल है। अगला, इक्विटोरियल बॉन्ड जब एक्सियल बॉन्ड को रिपेल करते हैं तो बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाती है, बॉन्ड वीक हो जाता है, जिससे वो टूटने लगता है, और जब वो टूटने लगता है तो वो आसानी से PCl3 और Cl2 बना लेता है। अगेन मैं आगे भी जो बात बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन इम्पॉर्टेंट चीज़ में एक पॉइंट ये है कि अगर आप गैसियस और लिक्विड स्टेट की बात करें तो गैसियस एंड लिक्विड स्टेट में तो ये PCl5 के रूप में ही एग्जिस्ट करते हैं, मगर यदि मैं सॉलिड स्टेट की बात करूँ, इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज रिमेंबर कि सॉलिड स्टेट में अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये इस फॉर्म में नहीं मिलता। ये किस फॉर्म में मिलता है? देखिए मैंने अभी आपको बताया इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d।
but get break up into two parts. One is PCl4 positive, which is sp3 hybridized, and the next part is PCl6 negative, which is sp3 D2 हाइब्रिडाइज. इस तरह ये टूट जाता है, जिसके हाइब्रिडेशन भी चेंज हो चुके हैं. तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडेशन, वहाँ 6 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 D2 हाइब्रिडेशन. तो फिजिकल स्टेट चेंज होते हैं, इसका एग्जिस्टेंट भी चेंज हो जाता है. ये बात करेंगे. फिजिकल स्टेट पे आते हैं हम इसके. तो अगर आप फिजिकल स्टेट के रिगार्डिंग बात करें तो फिजिकल स्टेट में हम ये पाते हैं कि ये एक येलोइश क्रिस्टलाइन सॉलिड है. दैट्स अ डिफरेंट फ्रॉम द PCl3 which was a colorless pungent smelling liquid. It's a yellow crystalline solid. और अगर मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आऊँ तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैं इसकी स्टार्टिंग वही कर देती हूँ, थर्मल अनस्टेबिलिटी से. और थर्मल अनस्टेबिलिटी में मैं आपको बता ही चुकी हूँ दैट वन कि आसानी से डिसोशिएट हो जाता है दैट पॉइंट. फर्स्ट वन थर्मल अनस्टेबिलिटी. और एक और जो पॉइंट हम ले रहे हैं नेक्स्ट, रिएक्शन विद मॉइस्चर. याद कीजिए वहाँ रिएक्शन विद मॉइस्चर में क्या बना था. वहाँ पे एक ही स्टेट में बन गया था H3PO3, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को सेम कैरी कर रहा था. सेम यहाँ पर होगा. अगर आप रिएक्शन विद मॉइस्चर में देखें कि यहाँ पर जब आप इसके रिएक्शन कराते हैं पानी के साथ तो 2 स्टेप में होंगे रिएक्शन. पहली स्टेप में बना POCl3, दैट POCl3, और 2 हाइड्रोजन और PCl5 है, तो आपके 2 क्लोरीन डेफिनेटली बचे, तो 2 HCl निकल गए. द ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम, +5 एंड +5, कोई फर्क नहीं है. और ये रिएक्शन में 2 स्टेप में करा रही हूँ मॉइस्चर के प्रेजेंस में. दिस POCl3 विल अगेन रिएक्ट विद वाटर and form an oxyacid carrying +5 oxidation state, that is H3PO4. Now trying to balance the reaction. अगर आप देखें तो आपने 6 हाइड्रोजन में से सिर्फ 3 को यूज़ किया और जो 3 है वो क्लोरीन के साथ निकल जाएंगे. मैं मॉइस्चर बोल रही हूँ बार बार, तो कोई फ़र्क पड़ेगा. हाँ, अगर आपने पानी के साथ रिएक्शन की तो दिस रिएक्शन इज ऑकर इन द वन स्टेप, एक बार में ही रिएक्शन हो जाएगी, सीधे ये बन जाएगा. फिर थोड़ी सी एक्सप्लोजिव होती है रिएक्शन नेचर की. तो अगर मैं PCl5 लेकर वाटर यदि एक्सेस बात करूँ तो दिस 3 एंड दिस 1, 2 स्टेप नहीं, एक स्टेप में एक बार में काम होने वाला है यहाँ पर. तो ये बनेगा H3PO4 कैरिंग द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट. पानी से रिएक्शन करने पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, और ये बात हम पहले भी नोटिस कर चुके हैं. तो अगर आप देखें तो आपके पास 8 हाइड्रोजन एटम थे, जिसमें से आपने 3 यूज़ किए हैं, 5 जो बचे हैं वो क्लोरीन के साथ में निकल जाएंगे. तो यहाँ भी HCl बनता है. तो जो सिमिलर चीज़ें वो कोरिलेट कीजिए, जो डिफरेंस है वो कोरिलेट कीजिए. ऑब्जर्वेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखिए कि किस तरह के सब्सटेंस में क्या एक ही टाइप का प्रोडक्ट निकलता हुआ दिखता है, जिससे अगर कोई अननोन सब्सटेंस भी आया तो हम रिएक्शन आराम से कर पाएंगे.